स्टूडेंट असेंबली के दौरान अचानक एक वीडियो चला दिया जाता है जिसमें कीड़े मकोड़े आपस में मैथुन कर रहे होते हैं, जिसे देखकर सभी छात्र दंग रह जाते हैं। जापान की सरकार ने एक ऐसा कानून पास किया है जो किसी को भी ऐसे अश्लील शब्द बोलने से रोकता है जो सेक्सुअल लगते हैं, और जो लोग इसका पालन नहीं करते उनके लिए एक पब्लिक मॉरल स्क्वाड है जिसे तुरंत इसके बारे में पता चल जाता है। हर इंसान की गर्दन पर लगे पब्लिक मॉरल टर्मिनल की वजह से कुछ टीनेजर्स एडल्ट मैगजीन पढ़ने में बिजी हैं। हालांकि उन्हें यकीन है कि कोई उन्हें नहीं ढूंढेगा, फिर भी उनमें से एक के ब्लैकलिस्टेड शब्द बोलने पर वे भागने के लिए अपना सामान पैक कर लेते हैं। बदकिस्मती से डिसेंसी स्क्वाड को टर्मिनल की वजह से उनकी लोकेशन पहले से ही पता है और गिरफ्तार होने से पहले ही उन्हें बिजली का झटका लगता है। जहां तक मैगजीन की बात है, स्क्वाड लीडर अपने सबॉर्डिनेट को उन्हें जलाकर राख करने का हुक्म देता है। ये कानून इसलिए लागू है क्योंकि पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चे सेक्सुअल फैंटेसी से इन्फ्लुएंस हों और उन्हें कामयाबी के रास्ते से भटकाएं। तब से लोगों ने महसूस किया है कि उनका समाज कितना बेहतर और स्वस्थ हो गया है। उनके रास्ते में कोई अशुद्ध विचार न होने से बच्चे बेहतर भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं और कल के लीडर बन सकते हैं। या यूं कहें, पब्लिक इस कानून को इसी तरह से देखती है। तानुकी की ओकुमा एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्कूल जाता है और वो तय करता है कि वो अच्छे मार्क्स लाएगा ताकि वो अपने सपनों की लड़की, उसकी सीनियर अन्ना निशिकिनोमिया के करीब जा सके। कुछ हफ्तों बाद ओकुमा को एडमिशन मिल जाता है और ये एंट्रेंस सेरेमनी का समय है। जैसे ही वो अपने स्कूल के लिए ट्रेन में चढ़ता है, उसे एक अजीबोगरीब विशालकाय इंसान दिखता है जो उसे शक की नजर से घूर रहा होता है। ये देखकर उसे डर लगने लगता है और वो उससे किसी भी तरह का आई कांटेक्ट करने से बचता है। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है, एक लड़की दूसरे पर उसे छूने का आरोप लगाती है, सिर्फ उससे कुछ पैसे ऐंठने के लिए। ओकुमा तुरंत उसकी चाल समझ जाता है और एक महत्वाकांक्षी इंसान के तौर पर वो उसकी मदद करने का फैसला करता है। लड़की उसके प्लान को खराब करने के लिए उसे बाहर रोकती है और उस पर डिसेंसी स्क्वाड को बुला लेती है, जिससे उसे भागना पड़ता है। अचानक ब्लू टुंड्रा नाम का एक रहस्यमयी अनैतिक इंसान एंट्री मारता है और गंदे शब्द चिल्लाने लगता है। पब्लिक डिसेंसी स्क्वाड उसे पकड़ नहीं पाती क्योंकि वो धमकी देती है कि अगर वे उसके करीब आए तो वो अपना पूरा शरीर दिखा देगी। वो हवा में अश्लील कार्ड्स फेंकती है और आज के समय में कुछ इतना अश्लील हाथ लगने से ज्यादातर लोग खुश हो जाते हैं। जैसे ही ओकुमा ये देख रहा होता है, ब्लू टुंड्रा उसे भागने के लिए कहती है, जिससे वो सोचने लगता है कि दूसरे उसे कैसे जानते हैं। बाद में अन्ना के स्टेज पर स्पीच देने के बाद एक रहस्यमयी लड़की उसे परेशान करती है क्योंकि वो जानना चाहती है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। खुशकिस्मती से स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट समय पर आता है और उसे अपने ऑफिस ले जाता है। होकुमा खुद को अन्ना और पहले वाले लड़के गुरी की रेकी, जो उसका सीनियर है, के साथ उसी कमरे में पाता है। अन्ना उसे स्टूडेंट काउंसिल के नए मेंबर के तौर पर वेलकम करती है, जिससे वो हैरान रह जाता है और डिमांड करती है कि वो उन्हें मोरालिटी और उसके उलट के बारे में और जानने में मदद करे। क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी शहर में बिताई है, उन्हें बेहूदगी का मतलब तक नहीं पता। और अन्ना को लगता है कि अगर स्टूडेंट काउंसिल इसे पहचान नहीं पाई तो उनका कुछ भला नहीं होगा। इसके अलावा उसे शक है कि ब्लू टुंड्रा स्कूल की ही कोई स्टूडेंट है और उन्हें हर हाल में उसे पकड़ना होगा। इसके बाद आयामे कागू, जो वाइस प्रेसिडेंट है, उसे एक कैफे ले जाती है जो इतनी रात में सरप्राइजिंगली खाली होता है। आयामे सीधा सेक्स जोक से शुरू करती है और बताती है कि असल में वही ब्लू टुंड्रा है। ओकुमा दूसरों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है और आखिरकार उसे मजबूरन उसकी उस मिशन में साथ देना पड़ता है जिसमें सोसाइटी को पवित्रता से आजाद करके लूडनेस की राह दिखानी है। शुरुआत में उसे लगा था कि वो झूठ बोलकर उसे चकमा दे देगा, लेकिन आयामे बताती है कि उसके पास पूरा प्लान है और ओकुमा को सेक्सुअली हरासमेंट का आरोपी बना दिया जाएगा, जिससे वो उसकी मर्जी के आगे मजबूर हो जाएगा। अगले दिन वो खुद को एक जिज्ञासु स्टूडेंट की लैब में बंधा हुआ पाता है, लेकिन किसी तरह वहां से भाग निकलता है और आयामे उसे बताती है कि वीकेंड में स्टूडेंट असेंबली के दौरान एक आतंकी हमला होगा। फिर वो एक बग्स के सेक्स वाला वीडियो चला देती है और उसमें अपनी आवाज से अश्लील कमेंट्री करती है, जिससे स्टूडेंट्स के अंदर अजीब सी नई फैंटेसीज जाग जाती हैं। होकुमा उसका भेष बनाकर बाहर एक जमीन पर बड़ा सा स्टार बना रहा होता है, लेकिन उस काम को करते हुए उसे कोई नया एहसास होता है। हालांकि ओकुमा को जमीन पर एक बड़ा प्राइवेट पार्ट बनाना था, लेकिन वो कुछ और बना बैठा, पर उसका मकसद फिर भी पूरा हो गया क्योंकि स्टूडेंट्स को उल्टा मतलब निकल गया।
बाद में अन्ना शर्मिंदा होती है कि वे एक आतंकी हमले को नहीं रोक पाए और सोचती है कि आखिर पर्दे के पीछे कौन है। रेइकी ओकुमा को डांटता है कि वो टेररिस्ट को पकड़ नहीं पाया, जबकि उसका बाप खुद एक था और उसे ये काम आसान लगना चाहिए था। आयामे उसे और बेइज्जती करने से रोकती है और ओकुमा बताता है कि उसके पापा के साथ जीना कैसा था। शुरुआत में उसे गंदे जोक्स अच्छे लगते थे, लेकिन जब अन्ना से मिला तो वो इन गलत सोचों से दूर होने लगा और खुद को उसके लिए पवित्र बनाने की चाह रखने लगा। आयामे हैरान होती है कि वो अन्ना को इतना पसंद करता है और जानना चाहती है कि उसने वो बड़ा सा पौधा क्यों बनाया, लेकिन बाद में भी उसे उससे कोई जवाब नहीं मिलता। अगले हमले के लिए वो प्लान बनाते हैं कि स्टूडेंट्स के बीच बिना नाम बताए अडल्ट मैगजीन बांटी जाएंगी और आयामे उसे बताती है कि वो सारी मैगजीन कहाँ रखी हैं। उसके हाथ में मैगजीन आते ही उसका मिशन शुरू होता है और वो उन्हें स्कूल में रैंडम जगहों पर रखता है ताकि उसकी पहचान उजागर ना हो। वो फुआ ह्याओका से टकराता है जो उससे थोड़ा शक कर रही होती है और बताती है कि उसकी बग्स चोरी हो गई हैं, लेकिन अब जब उसे प्रेगनेंसी का तरीका पता चल गया है तो उसे बग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, बल्कि वो उससे पूछती है कि क्या वो जानना चाहेगा कि दो लोग मक्खियों की तरह कैसे जुड़ सकते हैं। लेकिन ओकुमा के पास टाइम नहीं है और वो सीधा आयामे से मिलने निकल जाता है। दोनों को ताजा अश्लील सामान पाने में बहुत मजा आता, लेकिन क्योंकि सरकार हर तरह के ऐसे सामान पर बैन लगाती है और ट्रैकर्स तुरंत जान जाते हैं कि कोई क्या कर रहा है, तो ऐसा कुछ बेचना आत्महत्या जैसा होगा। आयामे को अफसोस है कि वो ऐसे समाज में पैदा हुई जहां अनैतिक शब्दों को मर्डर से भी बुरा माना जाता है, क्योंकि पकड़े जाने के बाद टीनेजर्स को मजदूरी करने पर मजबूर किया जाता है। बाद में एना को स्कूल में मैगजीन बंटने के बारे में पता चला, लेकिन उसे कोई क्लू नहीं है कि ऐसा अश्लील कैंपेन ऑन चला रहा है। जैसे ही वो काउंटर मेजर्स पर बात कर रहे थे, ओकुमा की नजर कमरे के अंदर लगे एक फ्रेम वाले आर्ट पर पड़ती है और करीब से देखने पर उसे एहसास होता है कि इसके दोहरे मतलब हैं। जब वो इस पर ध्यान दिलाता है तो एना को फिर भी समझ नहीं आता कि ये ऑब्सीन कैसे है, क्योंकि औरत बस एक मशरूम खा रही है, लेकिन वो उसके इंस्टिंक्ट पर भरोसा करती है और उसे जला देती है। एना इस बारे में जानना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसी और भी कई चीजें हो सकती हैं जिनके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं है, और वो उसे सब कुछ सिखाने में अपना समय लगाता है, जिससे उसे एना की प्रेज मिलती है। इसके बाद आयामे उसे एना की सीरियसनेस के बारे में चेतावनी देती है और बताती है कि कैसे उसकी माँ एक ऐसा बिल पास करने की कोशिश कर रही है जिससे डिसेंसी स्क्वाड को उनके शरीर की हर मुमकिन हरकत का पता चल जाएगा, यहाँ तक कि उनके अराउज होने पर वो जो इमोशंस महसूस करते हैं उनका भी। उसे लगता है कि ये बस एक स्टार्ट है और अगली जेनरेशन इस बात से ऑब्लिवियस होगी कि बच्चे कैसे बनते हैं। इससे बचने के लिए उसके पास स्टूडेंट्स को ये सिखाने का एक और प्लान है कि वो कैसे एक साथ आ सकते हैं। आयान एक डाइवर्जन बनाता है, जबकि ओकुमा ब्लू टुंड्रा का भेष बदलकर नए स्टूडेंट्स को गंदे शब्द सिखाने के लिए एक क्लास में भेजता है। एना और रेकी गलत रूम में घुस जाते हैं और अपने टीचर को विलेन समझ लेते हैं। हालांकि दोनों को अपनी गलती का एहसास होते ही वे तुरंत अपोलोजाइज करते हैं और ब्लू टुंड्रा के पीछे भागते हैं। ओकुमा मुश्किल से जिंदा बच पाता है क्योंकि आयामे एंट्री करती है और अपने रिसर्च के लिए नए लड़कों के सारे यूरिन सैंपल्स चुरा लेती है। जैसे ही ओकुमा अपनी विग हटाता है, एक दूसरी रूफ पर एक आर्टिस्टिक स्टूडेंट उसे देख लेती है। एक अवार्ड सेरेमनी चल रही होती है और आर्टिस्टिक स्टूडेंट ऑटम को सबसे सुंदर आर्ट बनाने के लिए एक अवार्ड मिलता है। हालांकि उसे रिवॉर्ड में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती और वो स्टेज पर ही सर्टिफिकेट फाड़ देती है। ये देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन किसी में भी उससे सवाल करने की गट्स नहीं होती। इसके बाद ओकुमा देखता रहता है कि एना परेशान दिख रही है, लेकिन जब वो उससे पूछने की कोशिश करता है तो आयामे उसे रोक देती है। बाद में अपनी क्लास में फुआ एक बार फिर उसके पास चुपचाप आती है और प्रोटीन और लड़कों के यूरिन सैंपल्स के बीच का कनेक्शन जानना चाहती है। उसे लगता है जैसे ये प्रेगनेंसी में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, ओटम उसे आर्ट क्लास में खींच लेती है। उसे उसकी मदद चाहिए क्योंकि एक आर्टिस्ट के तौर पर कुछ ऐसा है जो उसके रास्ते में आ रहा है, और वो बताती है कि वो उसे मना नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास उसके ब्लू टुंड्रा के भेष में होने का एविडेंस है। आयामे की उससे ज्यादा बनती नहीं है और जैसे ही वो उन पर नजर पड़ती है वो तुरंत मदद के लिए आवाज लगाती है। थैंकफुली रेकी ठीक समय पर पहुंच जाता है उसे ले जाने के लिए, और वो उसे अश्योर करती है कि वो उसे फिर से पकड़ेगी। बाद में आयामे उसे एक कैफे ले जाती है जहां वो ओटोमे का पालतू होने के लिए उसका मजाक उड़ाती है, और लौटते वक्त वो उसे बताती है कि अन्ना एक अजीब स्टॉकर से परेशान है।
ओकुमा उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन अयामे उसे अपने मिशन पर फोकस करने को कहती है और बोलती है कि वो सिचुएशन संभाल लेगी। अगली रात ओकुमा ओटोमे को डिनर पर ले जाता है और वो बताती है कि जिससे वो प्यार करती है उसके करीब आने में उसे ओकुमा की मदद चाहिए। ओकुमा भी मानता है कि उसके दिल में भी कोई है और दोनों एक साथ अपने अपने क्रश का नाम बताने का फैसला करते हैं। लेकिन ओकुमा का ध्यान भटक जाता है जब ओटोमे जोर से अन्ना का नाम लेती है, जिससे वो हैरान रह जाता है। अब क्योंकि इससे दोनों के बीच झगड़ा हो सकता था, वो जानबूझकर अयामे को अपना क्रश बता देता है ताकि कोई गलतफहमी ना हो। ओटोमे उसके साथ मिलकर अयामे और अन्ना को अलग करना चाहती है ताकि वो अन्ना के साथ रह सके, लेकिन ओकुमा को लगता है कि अन्ना उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। फादर उसे यकीन दिलाते हैं कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी के कारण ब्लू टुंड्रा के खिलाफ हैं और उनसे कोई नफरत नहीं करती। स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में रैकी ओकुमा पर स्टॉकर होने का इल्जाम लगाता है, लेकिन अन्ना चाहती है कि वो शांत हो जाए और मामले को शांति से सुलझाए। अयामे एक प्लान बनाती है जिसमें वो अन्ना के साथ बाहर जाएगी जबकि रैकी स्टॉकर को पकड़ने के लिए छिपा रहेगा। जैसे ही वो 8 रूम में दिखता है, ओटोमे ओकुमा को जबरदस्ती बाहर ले जाती है और उसे लड़की के कपड़े पहना देती है। दोनों दूर से अन्ना को देखते हैं और ओटोमे बताती है कि वो अपने कैनवस पर एक फ्लॉलेस अन्ना चाहती है, हालांकि वो इसमें अच्छी नहीं है और हमेशा सब गड़बड़ कर देती है। रैकी उन्हें देख लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो उनसे सवाल करता, स्टॉकर अयामे पर हमला करने के लिए सामने आ जाते हैं, पर वो बड़ी आसानी से उनके अटैक्स डॉज कर जाती है। ओकुमा उसकी मदद करता है, लेकिन हमले की चपेट में आकर अन्ना के ऊपर जा गिरता है, जिससे उसके मासूम दिमाग में एक नई फीलिंग जाग जाती है। घायल होने के बाद ओकुमा को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, जहां रैकी उसका ख्याल रखता है। अचानक उससे मिलने फुआ आता है, जो उसे अन्ना की अजीब हरकतों के बारे में बताता है। उस इंसिडेंट के बाद से वो स्कूल की हर मैगजीन ढूंढकर उसे जलाकर राख करने की कोशिश कर रही है। ओकुमा को लगता है कि वो उससे नफरत करने लगी है, क्योंकि जब से वो घायल हुआ है वो एक बार भी उससे मिलने नहीं आई। उसके डिस्चार्ज होने के बाद अयामे उसे बताती है कि वो ओटोमे को उनके कॉज से जुड़ने के लिए मना रही है, लेकिन उसे इरोटिका ड्रॉ करने में मुश्किल हो रही है क्योंकि उसने पहले कभी किसी के प्राइवेट पार्ट्स नहीं देखे हैं। बाद में ओटोमे इस बात को कंफर्म करती है और उसे आगे बताती है कि जब वो हॉस्पिटल में रेस्ट कर रहा था तब उसके पास अन्ना की पूरी बॉडी को सर्च करने और हर पार्ट को ध्यान से स्टडी करने की आजादी थी। ओकुमा को लगता है कि शायद यही वजह है कि वो उससे मिलने कभी नहीं आई, लेकिन जब ओटोमे बताती है कि उसने कुछ मिनट से ज्यादा नहीं लिए तो वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि अन्ना सच में उससे नफरत करती है। स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में वे लोग सफाई कर रहे होते हैं जब वो गलती से उससे टकरा जाती है, लेकिन उसके करीब होने के ख्याल से ही वो तेजी से भाग जाती है। बाद में जैसे ही वो अपने कमरे में घुसता है उसे कोई दिखता है, लेकिन इससे पहले कि वो देख पाता कि कौन है, वो इंसान जा चुका था। अयामे उसे जल्दी कैफे बुलाती है और वहां वो बताती है कि अगली प्लान है प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर पुराने जमाने की अडल्ट मैगजीन्स की कलेक्शन चुराना। अपने रूम लौटते ही ओकुमा को ढेर सारे लेटर्स मिलते हैं, लेकिन उसे भेजने वाले का कोई आइडिया नहीं होता। अगले दिन अयामे उससे प्लान की प्रोग्रेस पूछती है, लेकिन ओकुमा लेटर्स में उलझा होता है और जब दोनों मिलकर उन्हें चेक करते हैं तो अयामे मान लेती है कि ये किसी लड़की का काम है। बाद में अन्ना की माँ स्कूल आती है एक स्पीच देने ताकि बच्चों को सही रास्ते पर लाया जाए और एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाए जो उन्हें कुछ भी गंदा करने से रोके। अयामे को डर है कि उनका प्लान फेल हो सकता है क्योंकि सामने वाला पहले से ही उनके अटैक को लेकर अलर्ट है, लेकिन पहले उन्हें पता लगाना होगा कि ये स्टॉकर है कौन। ओकुमा ऑटम को अपने कमरे में लाता है ताकि वो स्टॉकर को पहचानने में हेल्प करे और साथ ही प्राइवेट पार्ट्स ड्रॉ करना अच्छे से सीख सके। एक रात जब वो सोने ही वाले होते हैं, अन्ना अचानक अंदर घुसती है और ओकुमा के हाथ बांध देती है। कपड़े उतारने के बाद वो उसके ऊपर चढ़कर हिलने लगती है और ओकुमा को यकीन नहीं होता कि जिसे वो पवित्रता की देवी मानता था वो उसके ऊपर ऐसे एंजॉय कर रही है। और ऊपर से ऑटम उसे पार्टिसिपेट करने के लिए उकसाती है, जिससे ओकुमा और ज्यादा चिढ़ जाता है। तभी अयामे लाइट ऑन करती है और अपनी दोस्त को इतनी वल्गर हालत में देख के शॉक हो जाती है। अन्ना खुद को एक्सपोज होते देख तुरंत माफी मांगती है और भाग जाती है।
दूसरी ओर अब ऑटम अन्ना के इरोटिक बॉडी को ड्रॉ करना चाहती है, और क्योंकि न्यू पीएम टेक्नोलॉजी से उसके हाथ काम नहीं कर रहे तो वो पेन को मुंह में पकड़ती है। इसी बीच फुआ अपने लैब को पूरा खाली पाती है और अन्ना से इसका जवाब मांगती है, लेकिन अन्ना बताती है कि उसने ये सब उस इंसान के लिए किया जिससे वो प्यार करती है। अगली सुबह ओकुमा को लगता है कि ये सब बस एक सपना था, लेकिन बाकी दोनों जबरदस्ती उसे यकीन दिलाते हैं कि ये सब सच में हुआ है। स्कूल में अन्ना उन्हें कुकीज देती है और दोनों को लगता है कि वो अब भी पहले जैसी ही है। उसके इतने वल्गर साइड को जानने के बाद भी ओकुमा को कुकीज का टेस्ट पसंद नहीं आता, और दूसरा बताता है कि अन्ना ने इसमें कुछ मिक्स किया था जिससे ओकुमा बार बार मुंह धोता है। आयामे समझ जाती है कि अन्ना प्यार में बहुत ज्यादा पागल हो चुकी है, लेकिन तभी अन्ना गुस्से में पहुंचती है क्योंकि उसे पता चलता है कि आयामे भी ओकुमा के रूम में थी। दोनों कोई बहाना बना के वहां से निकल जाते हैं और ओकुमा प्रॉमिस करता है कि अब वो कभी भी अन्ना से पंगा नहीं लेगा। रात को अन्ना की माँ उसे बताती है कि अब वो नई टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करवा रही हैं जिससे कोई भी अश्लील चीज बन ही नहीं पाएगी और अब दुनिया एक बेहतर जगह बनेगी। अगले दिन अन्ना लगातार ओकुमा का पीछा करती है जिससे वो अपने मिशन से डिस्टर्ब हो जाता है, स्टूडेंट्स में सेक्सुअल आर्ट्स और डिजायर जगाना, ताकि वो डिसेंसी स्क्वाड को रोक सके उस हवेली पर अटैक करने से जहां अडल्ट कंटेंट का कलेक्शन छिपा हुआ है। हालांकि फुआ उन्हें अपने कब्जे में ले लेती है और जैसे ही अयामे सार्वजनिक मॉरल स्क्वाड को रोकने के लिए एक हमले की योजना बना रही होती है, छात्र समय पर पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर अन्ना की माँ चाहती है कि हर छात्र नई बेल्ट पहने, लेकिन ये जानकर हैरान हो जाती है कि स्कूल में एक भी छात्र नहीं है। छात्र सावधानी से एक योजना प्रदर्शित करते हैं जिसमें पुरुष छात्रों को बलि का बकरा बनाते हैं और सभी दस्तावेजों को पोर्नोग्राफिक सामग्री से बदल देते हैं। इस बीच ओकुमा और अयामे मैगजीन का पता लगाने के लिए अपने हमले की योजना बना रहे होते हैं, लेकिन अन्ना उनका सामना करती है और एक जानवर की तरह कहर बरपाना शुरू कर देती है। अयामे तुरंत ओकुमा को एक तरफ फेंक देती है ताकि वो लड़ाई में न घसीटा जाए और उसे पॉन से भरे एक बेसमेंट में भेज दिया जाता है। हालांकि अयामे की खुशी सुनकर वो नया सूट पहनकर वापस लौटने का फैसला करता है जो उसे अभी मिला है। जैसे ही वो उस पर हमला करने वाली होती है, उसे एहसास होता है कि वो उसके प्यार ओकुमा जैसा महसूस और महकता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। वो ओकुमा जैसे दिखने वाले किसी के लिए अपने प्यार को धोखा नहीं देना चाहती और जैसे ही वो खुद को इतना ज्यादा उत्तेजित होने से लीक करती है, वो चट्टान से कूद जाती है। इसके अलावा सोफिया को अपना वो कार्य वापस लेना पड़ता है जिससे बच्चों को बेल्ट पहनने के लिए मजबूर किया जाता, जैसा कि वो गलती से अपने दस्तावेजों की जगह लाइव टीवी पर मैगजीन दिखा देती है। सभ्यता स्क्वाड से भागते समय ओकुमा को लगता है कि एक आतंकवादी के रूप में उसका जोशीला जीवन अभी शुरू हुआ है। कुछ छात्रों को पॉर्न सामग्री मिल जाती है और वे अपनी छाती में धड़कन के साथ साथ नीचे भी कुछ महसूस करने लगते हैं। अयामे का मानना है कि उनका धर्म युद्ध अधिक से अधिक सफल हो रहा है क्योंकि ये उनकी अगली योजना के लिए उनका पहला लक्ष्य है। वो सेक्स टॉयज बनाना चाहती है ताकि छात्र शांति से हस्तमैथुन कर सकें। चूंकि सरकार ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए उन्हें अपने कमरे में इसे बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वाइब्रेटर के लिए वे ओकुमा को फुआ की मदद मांगने का काम सौंपते हैं क्योंकि वो इसमें बेहतर है। विभिन्न प्रोटोटाइप बनाने के बाद ओकुमा ही उन्हें अपनी उंगलियों से परखता है और कुछ असफलताओं के बाद तीनों तुरंत सफल हो जाते हैं। शरद को उन्हें रंगने का काम सौंपा जाता है क्योंकि सिर्फ रंगहीन छात्रों के लिए बहुत कामुक नहीं होगा। बाद में फुआ ओकुमा को वाइब्रेटर के बनने के बारे में बताती है और वो उन्हें लेने के लिए वहां जाता है। ओकुमा तुरंत महसूस करता है कि दूसरा अपने कोट के नीचे नग्न है और उसका कारण जानना चाहता है। दूसरे ने वाइब्रेटर खुद पर आजमाया और जैसे ही वो अपने तरल पदार्थों से गीली हो गई, उसने नग्न होने का फैसला किया। अचानक अन्ना प्रवेश करती है और इस बात पर क्रोधित होती है कि उसका प्रिय एक और लड़की के साथ अकेला है। ओकुमा समझता है कि वो मुसीबत में है और तुरंत उसे बताता है कि वो फुआ से एक उपहार के बारे में पूछ रहा था जिसे वो उसे देने की योजना बना रहा था। वो ये जानकर हैरान होती है कि दूसरे ने उसके बारे में इतना सोचा और तुरंत अपनी जेब में हाथ डालती है, केवल वाइब्रेटर निकालने के लिए। चूंकि वो खिलौनों के बारे में अनजान है, वो शालीनता से उपहार स्वीकार करती है और उसे आश्वासन देती है कि वो इसे एक कीमती पेंडेंट की तरह रखेगी।
इस घटना के बारे में अयामे को सूचित करने के बाद दूसरा इस बात पर क्रोधित होता है कि उन्होंने दोनों वाइब्रेटर इतनी आसानी से खो दिए। जैसे ही अयामे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी उसे ट्राई करने के लिए, वो खुशी के जोश में आकर उसे तोड़ देती है। जैसे ही दोनों अन्ना से मिलते हैं, खराब रिमोट अचानक से काम करने लगता है और सामने वाली की छाती कांपने लगती है, जिससे वो और भी ज्यादा उत्तेजित हो जाती है। वो चाहती है कि दूसरा अभी के अभी उससे घुल मिल जाए, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए ओकुमा फटाफट फुआ के रूम में जाता है मदद मांगने। लेकिन फुआ को भी कोई आइडिया नहीं होता और वो कहती है कि सबसे सही रहेगा कि वो कोई और रिमोट ढूंढे। अन्ना उसका पीछा करते हुए पहुंच जाती है और भागम भाग फिर से शुरू हो जाती है। आखिर में रेकी उसे पकड़ लेता है और प्रेसिडेंट के पास ले जाता है। सामने वाली इतनी ज्यादा टर्न्ड ऑन हो जाती है कि खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसके साथ खेलने लगती है जैसे वो उसका खिलौना हो। शुक्र है कि लास्ट मोमेंट पर वाइब्रेटर खराब हो जाता है और ओकुमा बच जाता है। बाद में अन्ना को एक और वाइब्रेटर गिफ्ट में चाहिए होता है, लेकिन इतनी जल्दी दूसरा बनाना पॉसिबल नहीं होता। जब ओट में उसके आसपास मिलती है तो अन्ना फिर से जल जाती है कि कोई रैंडम लड़की उससे नजदीक होने की कोशिश कर रही है। सॉक्स अब जापान की दूसरी एरोटिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करता है और सब मिलकर खुलेआम बवाल मचाते हैं। एक टेररिस्ट जिसका नाम है व्हाइट क्लाइमैक्स ऑफ द मॉइस्ट थ्रॉन्ग, वो बहुत अजीब तरीके से अपनी प्रेजेंस दिखाता है। स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल को पता चलता है कि कोई पूरे शहर में पैंटी चुरा रहा है। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी और उन्हें लगता है कि चोर स्टूडेंट्स में से ही कोई है। जब ब्रॉड डे लाइट में अंडरवेयर चोरी हो जाता है, तनुकिची और आयामे उसे पकड़ने का फैसला करते हैं। वो दोनों लड़कियों के लॉकर रूम के बाहर छिपते हैं चोर को पकड़ने के लिए, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाती है और आयामे वहाँ से भाग जाती है। ओकुवा को ज्यादा देर आराम नहीं मिलता क्योंकि अन्ना वहाँ पहले से होती है और एक बार फिर उस पर टूट पड़ती है। दूसरी तरफ ओट में अभी भी छिपी होती है, पूरी सिचुएशन का मजा ले रही होती है और अपनी फैन फिक्स के लिए नए आइडियाज बना रही होती है। रेकी वहाँ पहुँचता है, लेकिन तब तक ओकुमा पूरी तरह से उसके फ्लूइड से भीगा होता है और हिल भी नहीं पा रहा होता। फिर भी उसे चोरों को पकड़ने का नया काम मिल जाता है। बाद में तनुकिची की दोबारा मुलाकात आयामे से होती है और वो देखता है कि वो ह्योका से बात कर रही है। आयामे को शक होता है कि वही अंडरवेयर थीफ है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो बस उसकी याय नॉवल में इंटरेस्टेड थी, जिसमें कैरेक्टर्स खुद ओकुमा और गुरिकी पर लूजली बेस्ड थे। इसके बाद चोर पकड़े जाते हैं और उन पर कार्रवाई हो रही होती है। तभी मिस्टीरियस टेररिस्ट मॉइस्ट थ्रॉन्ग, जो गैदर्ड फैब्रिक ग्रुप से है, अचानक कैंपस में अपनी बात फैला देता है। दुश्मन का एस्केप प्लान फेल हो जाता है, जो कि रेकी उन्हें उनकी मंजिल तक भेज देता है, लेकिन फिर भी वो कुछ स्टूडेंट्स को अपनी बात समझा देते हैं। कैफे में आयामे कहती है कि सॉक्स को मॉइस्ट थ्रॉन्ग को हर हाल में हराना होगा क्योंकि वो उनकी इज्जत को खराब कर रहा है। उसी रात तनुकिची और फुआ एक छोटी लड़की को डिसेंसी स्क्वाड से बचाने में मदद करते हैं। वो लड़की तनुकिची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है जब तक कि वो खुद को सॉक्स का मेंबर नहीं बताता। शुरू में लड़की उसे ब्लफ समझती है और टेररिस्ट जैसा नहीं मानती, लेकिन जब वो अपना कलेक्शन शेयर करता है तो दोनों की जबरदस्त दोस्ती हो जाती है। उस लड़की का नाम होता है कोजीरी ओनिगाशिरा। आयामे को उस पर भरोसा करने में झिझक होती है, ये जानते हुए कि कोसीरी उसी केसुके की बेटी है जो पहले एक और तीर आतंकवादी था जिसने नैतिक अधिकारियों से समझौता कर लिया था। इसके बावजूद वो कोसीरी को सॉक्स में शामिल होने की अनुमति देने पर सहमत हो जाती है। तनुकिची नींद से जागता है और कोसीरी को अपने बगल में सोया हुआ पाता है। जैसे ही वो उसे दूर जाने के लिए कहने वाला होता है, ऐना गुस्से में कमरे में दाखिल होती है। वो उसकी लगातार धोखेबाजी बर्दाश्त नहीं कर सकती और जानना चाहती है कि क्या उसे किसी छोटे बच्चे के साथ सोना ज्यादा पसंद है। वो तुरंत स्थिति को संभाल लेता है और दूसरे को अपनी छोटी बहन बनने का निर्देश देता है। हालांकि उसे एहसास होता है कि अगर वो हंगामा करने पर आ जाए तो उसकी छोटी बहन भी उससे बच नहीं पाएगी। बाद में स्कूल में ऐना के पिता ने ओबोरो चुकामिगुसा को प्रीफेक्ट नियुक्त किया। हालांकि नैतिक अधिकारियों के विपरीत ओबोरो सामान्य वस्तुओं को हटाना शुरू कर देती है और फिर सभी खेल गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा देती है। उसे खुद नहीं पता होता कि वो क्या कर रही है और केवल वही मानती है जो उसकी टीम को नैतिक लगता है। वो फुआ की याई मंगा को भी जब्त करने का प्रयास करती है जब तक कि वो उसे ये नहीं समझा पाती कि ये उपयोगी है। ओकुमा उसकी निर्णय लेने की क्षमताओं में एक कमजोरी पाता है क्योंकि वो दूसरों की बातों को मानती है, भले ही वो उसका दुश्मन ही क्यों ना हो। इस बीच आयामे का इरादा है कि सॉक्स ओटोमे के कलाकृतियों को अन्य स्कूलों के साथ साझा करे।
कोसीरी स्वयं ही इस अभियान का नेतृत्व करने का निर्णय लेती है। बाद में कोसीरी ये रिपोर्ट करने आती है कि मिशन पूरी तरह सफल रहा और वो तनुकिची के साथ एक सहायक जैसा व्यवहार करती है। अपनी इस नई सफलता से प्रेरित होकर ओकुमा उसके तरीकों को नापसंद करता है। फिर भी वो कोसीरी को अयामे को सौंपने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अगले दिन अयामे चुपचाप ओकुमा को बताती है कि ओबोरो और उसके साथियों के अचानक प्रवेश से सॉक्स के कामों को नुकसान हुआ है। सॉक्स को प्रीफेक्ट प्रणाली को कम करने का कोई तरीका खोजना होगा, इससे पहले कि सरकार इसे अन्य स्कूलों में लागू करे। नैतिक अधिकारियों और एकत्रित फैब्रिक गुटों के खतरों से निपटने के अलावा अयामे प्रशासनिक समिति पर युद्ध की घोषणा करती है और मानती है कि जितना अधिक वे युवाओं को अनुचित चीजों से दूर रहने को सिखाएंगे, उतना ही अधिक वे गलतियों की ओर आकर्षित होंगे। वह इसे एक बड़ा अवसर मानती है और इसका लाभ उठाना चाहती है। अयामे स्कूल में एक ऑपरेशन चलाती है ताकि स्कूल के प्रीफेक्ट कार्यक्रम और एकत्रित फैब्रिक दोनों को बाधित किया जा सके। वह दो अलग अलग टीमें बनाती है, एक में कोसीरी और ओटोमे है, जिन्हें उसके ब्लू टुंड्रा के भेस में पूरे स्कूल में अतिरिक्त मजेदार तस्वीरें और चित्र फैलाने हैं। दूसरी ओर ओकुमा को अपने गंदे डिब्बे लटकाने का काम दिया जाता है ताकि वो एकत्रित फैब्रिक चोरों को आकर्षित कर सके, जो किसी भी चीज के पीछे पड़ेंगे बशर्ते उसमें कपड़ों की खुशबू आ रही हो। कोसीरी जल्दी ही अपनी भूमिका से ऊब जाती है और अंदर जाना चाहती है, चोरों को पकड़ते हुए मजा करना चाहती है। ओकुमा धैर्यपूर्वक चोरों का इंतजार कर रहा है, जबकि अयामे खुद अधिकारियों का ध्यान भटकाने के लिए स्कूल में आती है। ये जानते हुए कि चोर अब अपनी चाल चलेंगे, ओकुमा धैर्य से उनका इंतजार कर रहा है, यहाँ तक कि रेकी को भी मना कर देता है जब उसे मदद की जरूरत होती है। परंतु इसके बजाय वह ऐना और ओबोरो को सामने के गेट से अंदर घुसते हुए पाता है। दूसरा तुरंत उसे सूंघने लगता है। उसे जरा भी शर्म नहीं आती। वो तुरंत एक बार फिर ओकुमा पर हमला कर देती है और जब ओकुमा ओबोरो से मदद मांगता है तो दूसरा जवाब देता है कि अन्ना पर उसका कोई बस नहीं चलता। अचानक कुछ स्टूडेंट्स अंडरवेयर चुराने के लिए अंदर घुसते हैं और गायब हो जाते हैं, जिससे अन्ना को बहुत गुस्सा आता है। कोसीरी को नजरअंदाज किया जाना पसंद नहीं है और वो चोरों का पता लगाने के लिए फुआ से मदद मांगती है। एक लंबी बहस के बाद फुआ उसकी मदद करने का फैसला करता है, ओकुमा के लोकेशन पर अलग अलग स्टूडेंट्स को भेजकर, ताकि उसके लिए उन्हें पकड़ना आसान हो। इसके बाद ओकुमा कई इकट्ठा हुए फैब्रिक मेंबर्स को खत्म करने में कामयाब होता है। जैसे ही अयामे वही स्ट्रैटेजी फिर से अपनाती है, ओकुमा बाद में कमरे में भटक कर आए किसी के क्रॉच पर काबू करके पैर रखता है। हालांकि उसे पता चलता है कि उस इंसान का नाम ओबोरो है और सच में उसके पास एक पेनिस है। ओकुमा को समझ नहीं आता कि वो लड़कियों जैसा व्यवहार क्यों करेगा और वो बताता है कि उसे अन्ना और उसके पिता की ईमानदारी से सेवा करने के लिए ट्रेन किया गया है। उसके पिता उससे जो भी चाहते हैं उसमें उसे कोई ऑप्शन नहीं मिलता। फायर अलार्म बज उठता है और पूरे स्कूल को खाली करा दिया जाता है। सॉक्स के अड्डे पर वापस आकर कोसीरी घटना की जिम्मेदारी स्वीकार करती है, लेकिन अयामे उसे प्लान बिगाड़ने के लिए डांटती है क्योंकि वो फुआ के नेतृत्व वाले नॉर्मल स्टूडेंट से मदद नहीं चाहती थी। जैसे ही सॉक्स अपने अगले कदम पर विचार करते हैं, उन्हें एक पैंटी पर लिखा एक लेटर मिलता है जिसमें उन्हें एक लोकल पार्क में मिलने का निर्देश होता है जहां व्हाइट पीक खुद पहुंचता है। जैसे ही दोनों ग्रुप आमने सामने आते हैं, मॉइस थ्रॉन्ग का व्हाइट क्लाइमैक्स उन्हें अपने गोल के बारे में बताता है और उन्हें हेल्प देता है। हालांकि अयामे उसे सिर्फ लोगों के अंडरवेयर चुराने जैसी छोटी सी चीज के लिए सेक्सुअल टेररिज्म का इस्तेमाल करने पर डांटती है। व्हाइट क्लाइमैक्स गुस्सा है कि वे अपने चेहरों पर साफ अंडरवेयर पहने हुए हैं और उनके तरीके की आलोचना करता है, क्योंकि उसका मानना है कि अंडरवेयर तभी तारीफ के लायक होते हैं जब उनमें किसी औरत के शरीर की खुशबू हो। ये देखते हुए कि वे हाथ नहीं मिला सकते, चाहे उनका गोल कितना भी एक जैसा क्यों ना हो, व्हाइट क्लाइमैक्स चला जाता है। ओकुमा अगली सुबह बस से स्कूल जाता है। जब ओकुमा और रेकी अयामे के साथ चैट कर रहे होते हैं, तभी उनकी बस हाईजैक हो जाती है। वो ह्योका, अन्ना, ओबोरो और ओटो में हाईजैक की गई बसों में से अलग अलग बसों में हैं। अपनी बस हाईजैकिंग के दौरान व्हाइट पीक पीएम सिस्टम को भी हाईजैक कर लेता है और सॉक्स और अपने ऑर्गेनाइजेशन के कनेक्शन पर युद्ध की घोषणा करता है। न्यूज देखते हुए फुआ को पता चलता है कि जैकर की पिस्तौल नकली है। जाहिर है उसने सिर्फ उनके मूवमेंट से ही अंदाजा लगा लिया, जिससे दूसरे लोग उन्हें आसानी से गिरा देते हैं। इस बीच अन्ना और ओबोरो की बस में अन्ना इस बात से गुस्सा है कि उसे अपने प्यारे ओकुमा से दूर रखा जा रहा है और वो तुरंत जैक पर हंगामा कर देती है, उन्हें ओकुमा और रेकी के कोच पर नॉकआउट कर देती है। जैकर चाहता है कि रेकी अपना अंडरवेयर उतारे और ओकुमा से उसके अंडरवेयर के कलेक्शन के बारे में पूछता है। हालांकि ओकुमा बहाने बनाकर आसानी से बच निकलता है, जबकि दूसरा अपनी पैंट उतारने को तैयार है। जैसे ही रेकी अपने कपड़े उतारता है, वो गाड़ी में मौजूद हर किसी को उल्टी करवा देता है।
ओकुमा के भाग जाने के बाद अयामे को व्हाइट क्लाइमैक्स की असल पहचान में एक कमी मिलती है। अयामे कोसुरी से व्हाइट क्लाइमैक्स की बस को बाहर निकालने के लिए कहती है ताकि उसे पकड़ सके। उसे मस्क पैंटी का इस्तेमाल करने के बावजूद ओकुमा व्हाइट क्लाइमैक्स से हार जाता है, जो अयामे का अपमान करता है। अयामे के बीच में आने के बाद ओकुमा उसे रोकने की कोशिश करता है। हालांकि सॉक्स के उसे पकड़ने से पहले अयामे को कोसुरी बस से फेंक देती है, जिससे पता चलता है कि वो गैदर्ड फैब्रिक में शामिल हो गई है। तनुकिची के पास बस से उतरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता, क्योंकि कोसुरी अपनी स्टन पिस्टल उस पर तान देती है। वो प्लान को आगे बढ़ाने के लिए अयामे से फिर से मिलना चाहता है, लेकिन अथॉरिटीज उसके पीछे पड़ी हैं और वो झाड़ियों में छिप जाता है। कोसुरी के व्हाइट क्लाइमैक्स की मदद करने और उसे अपनी वफादारी का वचन देने के बाद वे बंधकों को होशगया अकेडमी ले जाते हैं। इसी बीच ह्यूका ओकुमा के पास आती है ताकि उसे खबर और सभी बंधकों के बारे में बता सके। गैदर्ड फैब्रिक स्कूल में फिरौती की मांग करता है, जबकि छात्रों को नए अंडरवेयर और पैंट पहनने का निर्देश दिया जाता है। देखकर ओटो में खुश हो जाती है। जब वो अपनी पेंसिल उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है तो उसे फर्श पर पेंट मिलता है और उसके दिमाग में नए आइडियाज आते हैं। दूसरी ओर अयामे और ओकुमा इस भयानक स्थिति का जायजा लेते हैं। तनुकिची बताता है कि कैसे अन्ना जैसे लोगों को सिखाया जाता है कि वे जो कुछ भी करते हैं वो सही है। तभी फुआ फिर से उसके पास असहज तरीके से आती है। ये सुनकर ओकुमा को यकीन हो जाता है कि वो अन्ना का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है और फिर एक खतरनाक साजिश रचता है। जब कोसुरी गैदर्ड फैब्रिक की रणनीति बना रही होती है तो व्हाइट क्लाइमैक्स कबूल करता है कि उसका क्रांति लाने का कोई प्लान नहीं है। वो गुस्से में आ जाती है कि उसने उसे धोखा दिया और उसे हराने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरा उस पर भारी पड़ता है क्योंकि वो उसे अपने छोटे दोस्त के एक झटके से हरा सकता है। बाद में ऑटम ओकुमा से संपर्क करती है और वे अंदर घुसने का एक प्लान बनाते हैं। वो अन्ना के बाथरूम में घुस जाता है और अपनी खुशबू से उसे लुभाने के बाद वो उससे मदद मांगता है, क्योंकि वो उनके आपसी दुश्मन को हराने में अहम भूमिका निभा सकती है। हालांकि चूंकि उसे उन पर शक होता है, इसलिए ओकुमा को अपनी पैंटी दुश्मनों द्वारा चुराए जाने का बहाना बनाना पड़ता है, जिससे वो अयामे की मदद करने के लिए तुरंत मान जाती है। ओकुमा, अन्ना, गुरिकी और ओबोरो फिर व्हाइट क्लाइमैक्स का सामना करते हैं, जबकि बंधक भाग जाते हैं। जब ओटो में छात्रों को भागने में मदद करती है तो अयामे और अन्ना व्हाइट क्लाइमैक्स को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। अयामे के सार्वजनिक गंदे जोक वाले भाषण के बाद कोसुरी सॉक्स में वापस आ जाती है और अब अयामे को फिर से अपना मास्टर मानती है। सॉक्स को नुकुमी के एक हॉट स्प्रिंग्स रिजॉर्ट में मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। ओकुमा को अपने पिता से मिली एक पुरानी चीज याद आती है। ये सुनकर अयामे को तुरंत लगता है कि इसका किसी खजाने से कोई कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि उसके पिता अतीत के एक हीरोइक टेररिस्ट थे। बाद में जब वे लॉज पहुंचते हैं तो रेकी और अन्ना उनका स्वागत करते हैं। जब सभी नहाने में व्यस्त होते हैं तो अन्ना चुपके से ओकुमा के पास आती है और पूल में उसके साथ मजा करने की कोशिश करती है। हालांकि जब कोई चिल्लाता है तो उन्हें जाना पड़ता है और आखिर में उन्हें सोफिया का बेहोश शरीर मिलता है, जिस पर बास ब्लैक नाम के एक एरो टेररिस्ट ने हमला किया होता है। वो बताता है कि वही सबको रिसोर्ट में लेकर आया था। हालांकि उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि सबको पता था कि सोफिया के याकुकुन के जरिए बुलाने में कुछ तो गड़बड़ थी। फिर वो ओकुमा के पास मौजूद आर्टिफैक्ट के लिए उन्हें एक लड़ाई के लिए चैलेंज करता है, ये बताते हुए कि वो एक पुराने खजाने की चाबी है। ओकुमा रेकी की हार और उसके बाद नग्न हो जाने की वजह से आर्टिफैक्ट हासिल कर पाता है। ओकुमा और अयामे ट्रैम में जा रहे होते हैं जब अन्ना आती है। वो केबलों पर चढ़कर ओकुमा तक पहुंचती है और ट्रैम का फ्लोर तोड़ देती है। दोनों एक पुरानी हवेली में पहुंचते हैं और उसकी जांच करते हैं। उन्हें एक ऐसा मैकेनिज्म मिलता है जिसमें वो आर्टिफैक्ट फिट हो सकता है। खाजिरी और ओटो में उनसे मिलते हैं और वॉल्ट खोलने में मदद करते हैं, जिसमें कामुक मूर्तियों और प्रतिमाओं का खजाना भरा हुआ है। वो वादा करते हैं कि जब एंटी प्रॉफिनिटी कानून हट जाएगा तो इस खजाने को एक बार फिर दुनिया भर में ले जाने की इजाजत मिल जाएगी।